ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमारी जो क्लास थी वो कैलिक्स कोरोला को डिस्कस किया हमने। फ्लावर का हमारा टॉपिक चल रहा है। इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट करने के बाद फ्लावर के पार्ट्स अपन स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने कैलिक्स और कोरोला को स्टडी कर लिया है। आज अपन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अपने को यह समझना है। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल्स। सेपल या पेटल की जो अरेंजमेंट है उसी को एस्टिवेशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की। और पेटल किसकी यूनिट है? कोरोला की। इज दैट क्लियर? तो इनका जो अरेंजमेंट है उसी को अपन एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है बेटा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए या फिर अपना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो सेपल पेटल की क्या अरेंजमेंट है, इसी को एस्टिवेशन कहा जाएगा। और अब हम जानते हैं कि ये किस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो इसके टाइप्स में सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। पहला टाइप कौन सा है? वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। अब वॉल्वेट में क्या होता है बच्चों? नॉट ओवरलैपिंग, जस्ट मार्जिन जो है वो टच करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओवरलैपिंग नहीं होगी सेपल्स की या पेटल्स की, बस उनकी जो मार्जिन है, जो उनके एंड है वो टच करेंगे, जस्ट टच करेंगे। ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये बात अपने दिमाग में रखनी है। सिंपल समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं बना रहा है ना। तो देखिए कैसे। चलिए अपन फटाफट करते हैं। इस तरह से देखिए, ये एक पेंटामर फ्लावर है। पेंटामर फ्लावर मतलब 5 के मल्टीपल में, है ना। तो जैसे सेपल 5 है, पेटल 5 है, तो अपन इसको पेंटामर फ्लावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, ये देखो ये सेपल है, ये सेपल मैंने यहाँ पे डिजाइन की है। कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, बट इनके बस जस्ट मार्जिन टच कर रहे हैं इनके। देखो इस तरह से, इस तरह से कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस इनका जो एंड है वो जो है एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट काइंड ऑफ एस्टिवेशन नॉन इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब इसमें डायग्राम आ जाएगा तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, या इसके बाद इसका जो है एग्जाम्पल आता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा? देखो, कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड और कस्टर्ड एप्पल, ये आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो क्या एग्जाम्पल है इसके? कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड और कस्टर्ड एप्पल, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन के बाद अपन बात करते हैं ट्विस्टेड की। इसके बाद आता है बच्चों ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड या इसे बोलते हैं कंटॉर्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड या कंटॉर्टेड एस्टिवेशन की बात करते हैं। ट्विस्टेड में क्या होता है बच्चों? रेगुलर या यूं बोलिए कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है, या रेगुलर ओवरलैपिंग आप बोल सकते हैं। वो भी कैसे कि एक एंड ओवरलैप्ड होगा और एक एंड ओवरलैपिंग कर रहा होगा। एक ओवरलैप्ड है यानी एक तो पूरा दबा हुआ है, और एक ओवरलैपिंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलो डायग्राम से समझिए।
इस तरह से देखिए। अब आप क्या देख रहे हैं, देखो एक एंड यानी ये वाला एंड ये ओवरलैप्ड है, देखो ये ओवरलैप्ड है और ये ओवरलैपिंग कर रहा है, राइट। एक ऊपर है एक नीचे है, करेक्ट। और ये देखो फिक्स डायरेक्शन में, अगले का भी देखो एक ओवरलैप्ड है एक ओवरलैपिंग कर रहा है, एक ओवरलैप्ड है एक ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी समझ गए एकदम अच्छे से। ये रेगुलर डायरेक्शन में इस तरह का सीक्वेंस चलेगा ये, करेक्ट। यानी क्या हो रहा है, देखो वन एंड ओवरलैप्ड है और वन एंड ओवरलैपिंग कर रहा है, एक ओवरलैप्ड है और एक ओवरलैपिंग कर रहा है, इज दैट क्लियर। और ये भी रेगुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। ट्विस्टेड समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में आ जाएगा कॉटन है, लेडी फिंगर है, ठीक है ना। तो ये आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं, कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज। सो दीज आर द एग्जांपल, ठीक है। तो आप एग्जांपल याद रखेंगे और इनकी मेन जो आपको मैंने अभी बताया था इनका डायग्राम, जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद आता है बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। क्या आता है, इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड समझ आ गया। अब देखो वॉल्वेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, ट्विस्टेड में रेगुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, इसमें आप यूं समझिए कि इररेगुलर ओवरलैपिंग है। आई से याद रखना, आई से याद रखना, आई मतलब इररेगुलर, और ट्विस्टेड में क्या था, रेगुलर, ठीक है ना। ट्विस्टेड एक रेगुलर सीक्वेंस था और इम्ब्रिकेट एक इररेगुलर सीक्वेंस है, ये बात ध्यान रखना। अब इसकी जब बात आती है इम्ब्रिकेट की, तो बच्चों पहले मैं एक आपको नॉर्मल इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन समझाता हूं, ठीक है। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक सेपल या पेटल, वन सेपल या पेटल कंप्लीटली ओवरलैप्ड है और वन कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहा है, रिमेनिंग ट्विस्टेड, रिमेनिंग ट्विस्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लेते हैं कि नहीं समझ आई, ये मॉर्फोलॉजी है बेटा, पूरा डायग्राम से चलेगा ये, ठीक है ना। अब देखिए इसको, ये देखिए आप, एक पूरी तरह से ओवरलैप्ड है, देखिए ये पूरी तरह से ओवरलैप्ड है, ठीक है। एक कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहा है, ये देखिए ये पूरी तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है ना, ओके। और रिमेनिंग ट्विस्टेड है, ये देखो रिमेनिंग जो है, सॉरी रिमेनिंग जो है वो ट्विस्टेड है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। रिमेनिंग ट्विस्टेड है, देखो, ठीक है ना। ये ट्विस्टेड है, ये ट्विस्टेड है, ठीक है। ये भी ट्विस्टेड मैनर में है और ये भी ट्विस्टेड मैनर में, इज दैट क्लियर। बात समझ आ गई। वन कंप्लीटली ओवरलैप्ड, वन कंप्लीटली ओवरलैपिंग, ये देखो ये पूरा का पूरा ओवरलैप्ड है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग कर रहा है और ये रिमेनिंग ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड वाला जो मैंने तरीका बताया था, राइट। सो दैट इज इम्ब्रिकेट। अब बच्चों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली इम्ब्रिकेट दो तरह का होता है, एक वैक्सिलरी और एक होता है आपका एसेंडिंग। एक वैक्सिलरी और एक एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, दो तरह का होता है, राइट। मैं यहां पर आपको, ठीक है, एक जनरल एसेंडिंग इम्ब्रिकेट के एग्जांपल बता देता हूं। किसके, एसेंडिंग। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट जो है उसके एग्जांपल समझ लीजिए आप। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट के जो एग्जांपल है वो है केसिया, बोहेनिया और गुलमोहर। एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, है ना। तो केसिया, बोहेनिया और गुलमोहर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अब एसेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या है
ये थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, ठीक है ना। मैं पहले आपको वैक्सिलरी समझाऊंगा। वैक्सिलरी क्यों समझाऊंगा? क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें वैक्सिलरी पर ही फोकस है। यूँ समझिए कि वैक्सिलरी ही है उसमें, ठीक है ना। तो मैं वैक्सिलरी समझाऊंगा, बट फिर भी अगर कभी कोई एग्जाम्पल पूछे असेंडिंग इम्ब्रिकेट का तो मैंने आपको बता दिया है केसिया, बोहेमिया और गुलमोहर। और एक नॉर्मल इम्ब्रिकेट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इम्ब्रिकेट में क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। चलिए अब मैं आपको वैक्सिलरी के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक्चुअली वो इम्ब्रिकेट का ही पार्ट है, ठीक है, वैक्सिलरी। बट एनसीईआरटी में इसको अलग से दिया है वैक्सिलरी को, है ना। तो लेकिन आप समझना कि ये इम्ब्रिकेट का ही एक पार्ट है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए अपन इसको समझा रहे हैं, ठीक है। वैक्सिलरी में क्या होता है बेटा, एक होता है बेटा एंटीरियर सेपल, पोस्टीरियर सेपल और लेटरल सेपल। ये तीन टर्म आपको ध्यान रखनी है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। सेपल भी हो सकते हैं और पेटल भी हो सकता है, राइट। ओके, चलिए ये बात समझ आ गई। अब हम बात वैक्सिलरी की कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सिलरी में जो पोस्टीरियर सेपल होगा वो लार्ज होगा, आउटर मोस्ट होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्या होगा बताओ जरा, लार्ज और आउटर मोस्ट। और एंटीरियर क्या होगा, इनर मोस्ट होगा और स्मॉल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, करेक्ट। अभी जो मैंने आपको एसेंडिंग इम्ब्रिकेट बता रहा था, मैं कह रहा था थोड़ी देर बाद समझ आएगा। तो जो एसेंडिंग इम्ब्रिकेट है ना बेटा, उसको ऑपोजिट कर दो। एसेंडिंग में क्या होता है कि जो एंटीरियर होता है वो आउटर होता है, पोस्टीरियर होता है वो इनर होता है। जबकि वैक्सिलरी में क्या है, एंटीरियर इनर मोस्ट है और पोस्टीरियर आउटर मोस्ट है। बात समझ आ गई, बस ये फर्क है, ध्यान रखिएगा कि बेसिक फर्क बताया मैंने आपको, ठीक है ना। आपकी वैक्सिलरी है तो आप उसके चक्कर में ना पड़े, आप वैक्सिलरी को ही समझिए। अब देखिए इसको मैं बढ़िया तरीके से सिखाता हूं आपको, देखो इस तरह का एस्टिवेशन होता है। पेंटिंग मत देखिएगा, फीलिंग देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, पोस्टीरियर। इसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहा जाता है, ठीक है। ये है लेटरल, इनको विंग कहा जाता है। लेटरल को क्या कहा जाता है, विंग। और ये है एंटीरियर, इनको कील कहा जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या कंडीशन हुई, पोस्टीरियर सेपल ओवरलैप टू लेटरल। पोस्टीरियर ने ओवरलैप कर रखा है लेटरल को, और लेटरल ओवरलैप टू एंटीरियर, लेटरल ने ओवरलैप कर रखा है एंटीरियर को। बात समझ आई, ये बात क्लियर। पोस्टीरियर ने ओवरलैप किसको कर रखा है, शाबाश, लेटरल को। लेटरल ने किसको कर रखा है, एंटीरियर को। एंटीरियर क्या है, इनर मोस्ट है और स्मॉल है। पोस्टीरियर क्या है, आउटर मोस्ट और लार्ज है। लेटरल क्या है, विंग कहलाते हैं। एंटीरियर क्या कहलाता है, कील। पोस्टीरियर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड। अच्छे से याद रखिएगा आप। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है पी, ठीक है। और ये अरेंजमेंट होती है बेटा 2+2+1, ये अरेंजमेंट होती है। देखिए कैसे, 2, ये जॉइंटेड है इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेटरल 2, ये लेटरल वाले कितने हो गए, 2, लेकिन ये अलग अलग है, फ्री। और ये 1, तो 2+2+1, इज दैट क्लियर। तो ये आपका पूरा वैक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया। और एग्जांपल क्या हो गया, टी, ठीक है, करेक्ट। चलिए इसके बाद एक और है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन अपन करा देते हैं आपको, क्विनकन्सियल। क्या है, क्विनकन्सियल।
अभी अगर आपने इम्ब्रिकेट पढ़ा है तो आपको क्विनकंसियल आसानी से समझ आ जाएगा। कैसे? इम्ब्रिकेट में आपने क्या पढ़ा था कि एक पूरी तरह से ओवरलैप्ड था, एक पूरी तरह से ओवरलैपिंग में था, बाकी ट्विस्टेड थे, यही था। चलिए इसमें क्या होगा, दो सेपल या पेटल ओवरलैप्ड होंगे, दो सेपल या पेटल ओवरलैपिंग करेंगे और एक ट्विस्टेड मैनर में होगा। 5 हो गए पूरे, समझ आ गई बात? क्या था, वॉल्वेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं, कहानी को समझिए। ट्विस्टेड में क्या था, एक एंड ओवरलैप कर रहा था और एक एंड ओवरलैपिंग कर रहा था। इम्ब्रिकेट में क्या था, एक पूरा का पूरा ओवरलैप था, एक पूरा का पूरा ओवरलैपिंग था, बाकी ट्विस्टेड थे। क्विनकंसियल में क्या होगा, दो ओवरलैप करेंगे, दो ओवरलैपिंग करेंगे और एक ट्विस्टेड रहेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डायग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। दो को एकदम ऊपर दिखाना है, दो को अंदर दिखाना है और एक को ट्विस्टेड में रखेंगे, राइट। और इसका जो एग्जांपल आएगा वो आएगा रेमनकुलस और मुराया। ठीक है, तो ये हुए बच्चों आपके एस्टिवेशन। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो सिंपल सा एक टॉपिक है लेकिन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो मैं ये मानूं कि आपको एस्टिवेशन समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बच्चों एसेसरी रोल हमारा पूरा हो गया। ठीक है, एसेसरी रोल में क्या था, कैलिक्स था, कोरोला था और उनका हमने अरेंजमेंट भी पढ़ लिया और उनका अरेंजमेंट क्या था, एस्टिवेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपन फ्लावर के रिप्रोडक्टिव रोल की तरफ। और फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव रोल हैं उनमें आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, करेक्ट। तो आज अपन बात करेंगे एंड्रोसियम के बारे में। ठीक है, चलिए एंड्रोसियम, सबसे पहले सिंबल आपको याद रखना है ए। क्या सिंबल है, ए। कैलिक्स का क्या था, के। कोरोला का क्या था, सी। सॉरी, मैं अगर आप मुझे 2 मिनट इजाजत दो तो एक छोटी सी टर्म और पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, फिर एंड्रोसियम पर मूव करते हैं। एक टर्म और आ सकती है आपके पेरियंथ। पेरियंथ एक टर्म आ सकती है। ठीक है, एंड्रोसियम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पेरियंथ बताते हैं। पेरियंथ क्या होती है कि जब हम नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंशिएशन ना हो, यानी हम जब आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, दोनों में कोई डिफरेंशिएट ही नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना, तब हम उनको ना तो कैलिक्स बोलेंगे ना हम कोरोला बोलेंगे, उनकी जगह हम एक वर्ड यूज कर लेंगे पेरियंथ। समझ आ गई बात? सिंपल शब्दों में सीखिए, जब कैलिक्स कोरोला में डिफरेंस ना हो सके तो हम एक वर्ड यूज कर लेंगे पेरियंथ। इज दैट क्लियर? और पेरियंथ जो है इसकी यूनिट होगी बेटा टेपल। टेपल इसकी यूनिट है और सिंबल इसका रहेगा पी। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब वही बात हो जाएगी। पोलीटेपल्स, पोली मतलब फ्री हैं, गैमोटेपल्स मतलब यूनाइटेड है, जैसा आपने कैलिक्स कोरोला में पढ़ रहे थे। पोलीटेपल्स का मतलब क्या होगा कि टेपल्स बहुत सारे हैं और वो फ्यूज नहीं है, वो फ्री हैं। और गैमोटेपल्स का मतलब कि जो टेपल्स है वो क्या है, यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है। करेक्ट, बात सेम समझ आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, तो एक ये पेरियंथ वर्ड आए तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताओ जरा पेरियंथ वर्ड कब यूज करेंगे, जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस ना कर पाए। ठीक है, ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी, टेपल्स। सिंबल क्या होगा, पी। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, बेसिक तो हमने पहले देख ही लिया, तो अपन इसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करने वाले। अब सीधा मूव करते हैं एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पर। एंड्रोसियम की यूनिट जो होती है उसको कहा जाता है बेटा स्टेम। ठीक बात। अब एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो एंड्रोसियम में क्या होता है बेटा, एक तो फिलामेंट होता है, ये लो जी फिलामेंट। ठीक है, यहां पर बेटा ये एंथर होता है, ये हो गया बच्चों एंथर। ठीक है, और ये इनके बीच में होता है बच्चों कनेक्टिंग, जो इनको जोड़े भी रखेगा, न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगा, वैस्कुलर होता है।
कनेक्टिव, ठीक है। और जब मैच्योर एंथर होता है तो कनेक्टिव डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो क्या क्या पार्ट हुए बेटा एक स्टेमन के स्ट्रक्चर के? स्टेमन के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हो गए, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर एंथर लगे होते हैं, कनेक्टिव एंथर को जोड़ता है, प्लस वैस्कुलर है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, और मैच्योर एंथर में कनेक्टिव डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई। एंथर जो होता है इसके अंदर पोलन सेक होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, यूं बोलिए आप, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, और माइक्रोस्पोर आगे बना देंगे पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में बन जाएगा मेल गैमेट। बात समझ आ गई होगी आपको, 10th क्लास में पढ़ के आए आप, है ना। एंथर के अंदर पोलन सेक यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, उनमें बनेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करेंगे पोलन ग्रेन्स को, और पोलन ग्रेन बनाएंगे मेल गैमेट। और एंजियोस्पर्म का जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल स्टेज का होता है, ठीक है। वो आपको अपने 10th में भी पढ़ा और 12th में हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। खैर वो अभी हमारा इश्यू नहीं है, हमें मॉर्फो डील करनी है। अब देखिए बेटा, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें एंथर बाइलॉब्ड होता है, बाइलॉब्ड, 2 लोब वाले, ठीक बात। इसे बाइथिकस भी बोलते हैं, बाइथिकस, ठीक है। और इनमें अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके आता हूं, ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से बाइलोब हो गए, ठीक बात। लेकिन 4 इनके अंदर चेंबर होंगे, 4 पोलन सेक होंगे इनके अंदर, समझ आ रहा है, यानी ये टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होगी? 4, 1 2 3 4, ठीक है। दैट इज सिचुएशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ओके। बाइलॉब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अब आप याद रखो जरा, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस होगा और बाइस्पोरेंजिएट होगा, ठीक है। मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस होगा और बाइस्पोरेंजिएट होगा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्लांट पढ़ा होगा आपने, आर्शूथोबियम, पैरासाइट प्लांट है, इसमें मोनोस्पोरेंजिएट एंथर होगा, क्या होगा? मोनोस्पोरेंजिएट, एक स्पोरेंजिया वाला, ठीक बात। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, काम आएंगे आपको, ठीक बात। तो ये बेसिक एंथर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब अपन मॉर्फो के टाइप में इसको आगे लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक टर्म आएगी स्टेमिनोड, स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिनोड टर्म जो है इसका क्या मतलब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेमिनोड का मतलब है कि अगर स्टेराइल स्टेमन, यानी स्टेमन अगर नॉन फर्टाइल है, स्टेमन अगर स्टेराइल है ना, वो मेल गैमेटोफाइट नहीं बना रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड, करेक्ट। और इसका एग्जांपल भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है साल्विया और एक है वर्बिस्कम, ठीक है। मेन आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। बताओ, स्टेमिनोड टर्म आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। क्या होता है स्टेमिनोड? कि अगर एंड्रोसियम स्टेराइल है यानी नॉन फर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनोड बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल क्या दोगे? साल्विया और वर्बिस्कम, ठीक है। चलिए एक और बताते हैं आपको, डीजिनेरिया और न्यूटिया, ये प्रिमिटिव प्लांट है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में आएंगे। इनमें क्या होगा? फोलियर स्टेमन होता है,
फोलियर का मतलब लीफी, यानी वो लीफ लाइक होता है। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डीजिनेरिया और निम्फिया में फोलियर स्टेमन आपको देखने को मिलेगा, मतलब लीफी स्टेमन आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कोई डाउट? अब चलते हैं कुछ और टर्म, अपने अच्छे अच्छे टर्म पढ़ते हैं। कुछ टर्म लिखते हैं अपन, देखो यहां पर एक टर्म लिखते हैं यहां पर एपीपेटल्स, एक टर्म लिखते हैं एपीसेपल्स, एपीटेपल्स, ठीक है? और टर्म बाद में समझना है, पहले ये देखो एपीपेटल्स। एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। पेटल्स मतलब पेटल किसकी यूनिट थी? कोरोला की। यानी अगर एंड्रोसियम यानी स्टेमन, ठीक है, अटैच है किसके साथ? कोरोला। कोरोला यानी किसके साथ? पेटल के साथ। बात समझ आ रही है? अगर एंड्रोसियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से देखो, सपोज करो कि ये पेटल्स है और एंड्रोसियम इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। ये एंड्रोसियम हो गया और ये आपका पेटल हो गया, करेक्ट? समझ गए? तो अगर एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है किसके साथ? पेटल के साथ, तो इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे एपीपेटलस, ठीक है? यानी पेटल ऊपर हो गया है, एपी मतलब ऊपर, पेटल ऊपर हो गया है किसके? एंड्रोसियम के, यानी एंड्रोसियम उससे अटैच है। एपीसेपलस यानी क्या हो गया बताओ जरा? एंड्रोसियम अटैच है किसके साथ? सेपल के साथ, ठीक है ना? यानी कैलिक्स यानी सेपल के साथ, करेक्ट? समझ आया भाई एकदम अच्छे से? कोई डाउट? तो ये कंडीशन क्या होगी? एपीसेपल्स, और ये क्या होगी? एपीपेटल्स। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सिंबल याद रखना, जैसे कि ये कोरोला है और ये एंड्रोसियम, इसको यों लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कोरोला एंड्रोसियम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका क्या सिंबल देंगे? के ए, इस तरह का, इस तरह का, करेक्ट? और ये टेपल किसकी यूनिट थी? पेरियंथ की। क्या सिंबल था? पी। तो इसको क्या देंगे अपन? इस तरह से, ठीक है? और इसके लिए एक टर्म और यूज होता है एपीफाइलस, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया कि एंड्रोसियम अटैच हो गया है किसके साथ? टेपल के साथ, ठीक है? बताओ पहले तो ये बताओ, तीनों टर्म समझ आएगा, ठीक है? एपीपेटलस क्या हो गया कि एंड्रोसियम कोरोला से अटैच है। एपीसेपल्स क्या हो गया कि एंड्रोसियम कैलिक्स से अटैच है। और एपीटेपल्स क्या हो गया कि एंड्रोसियम किससे? टेपल से अटैच है। और ये इधर मैंने आपको सिंबल बता दिया है। बात समझ आए कि नहीं आए? अब इनके एग्जाम्पल याद रख लो आप, ठीक है ना? क्या एग्जाम्पल रहेगा आपका? इसका ब्रिंजल, वर्बीना, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है लिली। और आपके लिलियेसी फैमिली भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो एपीटेपस जरूर याद रखना आपकी, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? कोई डाउट? इसके बाद आगे कुछ टर्म पढ़ाते हैं। इसके बाद आएगी बेटे एक टर्म आपकी गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस गाइनेंड्रस, इसका मतलब गाइनेंड्रस, गाइनोसियम और एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, ठीक है? यानी एंड्रोसियम अटैच है किसके साथ? हाँ, पिस्टिल यानी कार्पल के साथ, इसके साथ। गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल, ठीक है? यानी अपन सिंबल ऐसे देंगे ए और जी, ये दोनों आपस में अटैच है। बताइए समझ आया एकदम अच्छे से? एंड्रोसियम अटैच विद गाइनोसियम, समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो कोई डाउट? इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं सोय फ्लावर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं आपको, ठीक है? गाइनोस्टीजियम, और एक टर्म और लिख लो आप, गाइनोस्टीनियम, ठीक है? मैं खुद ही कई बार पजल हो जाता हूं इन दोनों में, इसलिए दोनों टर्म बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। गाइनोस्टीजियम और गाइनोस्टीनियम, ठीक है? पहले बताओ गाइनेंड्रस समझ आ गया एकदम अच्छे से? ठीक। अब आगे देखो गाइनोस्टीजियम में क्या होता है। पहले तो ये केस किस में होगा? देखो ये केस आपको देखने को मिलेगा कैलोट्रॉपिस में,
अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो एंड्रोसियम है वो क्या कर देता है बेटा, एक प्रोटेक्टिव, ठीक है ना, शीट बना लेगा किसके सराउंड, कार्पल के सराउंड, यानी एंड्रोसियम कार्पल को कवर कर लेगा, ठीक है ना, एंड्रोसियम एक प्रोटेक्टिव शीट बना लेगा, ठीक है, किसके चारों तरफ, कार्पल के चारों तरफ। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं गायनोस्टीजियम, और ये किस में मिलेगा, कैलोट्रॉपिस में। और गायनोस्टीमियम क्या है, इसमें क्या होता है, एंड्रोसियम और गायनोसियम का एक जॉइंट कॉलम बनता है, ठीक है ना, यानी एंड्रोसियम का यूनिट क्या हो गया, स्टेमन, और गायनोसियम का यूनिट क्या हो गया, कार्पल। स्टेमन और कार्पल एक तरह से जॉइंटेड रहते हैं और एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप देंगे ऑर्किड। बताओ गायनोस्टीमियम में क्या होगा कि जॉइंट कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनेगी किसके अंदर, ऑर्किड के अंदर। और गायनोस्टीजियम क्या होगा, उसमें एंड्रोसियम एक प्रोटेक्टिव शीट बना देगा बेटा किसके चारों तरफ, कार्पल के चारों तरफ, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का पक्का, ओके। चलिए आगे और आपको अच्छी अच्छी टर्म बताते हैं। मॉर्फो बेटा टर्मिनोलॉजी का ही है और एग्जाम्पल का है, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक टर्म मिल सकती है आपको, पोलीएंड्रस। ऐसी टर्म आ जाए तो भाग्यशाली समझना। पोली मतलब बहुत सारे, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, यानी यह स्टेमन न्यूमेरस है, बहुत सारे, न्यूमेरस स्टेमन। चलिए समझ आ गया पोलीएंड्रस एकदम अच्छे से। इसके बाद में आपकी टर्म मिल सकती है आपको इंसर्टेड स्टेमन और एक्सर्टेड स्टेमन। अब देखो इंसर्टेड स्टेमन क्या होता है, इंसर्टेड स्टेमन का मतलब है कि भी जो स्टेमन है यानी जो एंड्रोसियम यूनिट है वो कैलिक्स और कोरोला के अंदर है, वो बाहर नहीं निकली हुई है, वो उनके अंदर है, समझ गए। इंसर्टेड मतलब अंदर है। और एक्सर्टेड का मतलब है कि जो एंड्रोसियम यूनिट है वो कैलिक्स कोरोला के बाहर है, समझ आए। बाहर ऐसे नहीं, मतलब वो कैलिक्स कोरोला से आगे निकली हुई है, मतलब आउटर निकली हुई है, समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। फ्लावर का रोल तो पहले कैलिक्स ही रहेगा, उसके बाद कोरोला रहेगा। इंसर्टेड का मतलब वो अंदर है, बाहर से घेर रखा है कैलिक्स कोरोला ने। और एक्सर्टेड में क्या होगा, ये ओपन टाइप होगा, यानी जो एंड्रोसियम यूनिट है वो ओपन में रहेगी, और इंसर्टेड में क्या है कि वो कवर्ड रहेगी। बताओ समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो इंसर्टेड का मतलब कि वो कैलिक्स कोरोला के अंदर रहेगी, और एक्सर्टेड का मतलब कि वो ओपन टाइप सिचुएशन में रहेगी। इज दैट क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं आप, इसके बाद और टर्म देखते हैं। एक टर्म आ सकती है आपके आइसोस्टेमन्स, हेट्रोस्टेमन्स, आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसे। आइसोस्टेमन्स का मतलब है कि जो स्टेमन है जितने भी होंगे उनकी शेप साइज छोड़िए, अपन लेंथ की बात कर लेते हैं, उनकी लेंथ इक्वल रहेगी, वो सारे एक जैसे रहेंगे। आइसोस्टेमन्स की बात समझ आई। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आइसोस्टेमन्स में, कि जितने भी स्टेमन्स हैं, सुन रहे हो एकदम अच्छे से, उन सब की लेंथ इक्वल है, वो हो गया आइसोस्टेमन्स। और हेट्रोस्टेमन्स में क्या हो गया कि जो स्टेमन है इनकी लेंथ अनइक्वल है, यानी वो बराबर नहीं है। तो इसको फिर आगे दो भागों में डिवाइड किया गया, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस, ठीक है। अब डाइडाइनेमस में देखिए, डाई मतलब दो और दो चार, मतलब चार स्टेमन है। टोटल कितने स्टेमन है, चार। और चार में क्या होंगे बच्चे, चार में ये सीन होगा कि दो तो होंगे लॉन्ग और दो होंगे छोटे, ठीक है। ये होंगे दो स्मॉल अंदर वाले और दो बाहर वाले होंगे लार्ज, या सॉरी लॉन्ग, ठीक है ना। तो आउटर दो लॉन्ग हो गए और इनर दो शॉर्ट हो गए।
तो देखो अलग अलग केस हो गए, डाई डायनेमस, दो दो के केस में हो गए, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं ओसीमा और साल्वी, ठीक है भाई, एग्जांपल हो गया। टेट्रा डायनेमस, टेट्रा डायनेमस में क्या केस होगा, देखो टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, डाई मतलब दो, 4 + 2, 4 + 2 की अरेंजमेंट होगी। ये कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 और ये 2 ये हो गए, यानी 2 हो गए लॉन्ग और ये बाहर 4 हो जाएंगे स्मॉल। बात भैया समझ आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए टेट्रा डायनेमस, ठीक है ना, 4 छोटे 2 बड़े, ठीक, क्लियर हुई कहानी। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं मस्टर्ड या रेडिस, ठीक है ना। तो डाई डायनेमस और टेट्रा डायनेमस। तो आइसोस्टेमन का केस समझ आया आपको। आइसोस्टेमन में क्या था, सभी स्टेमन्स की लेंथ क्या थी भाई, इक्वल थी, ठीक है। और इसमें टेट्रा डायनेमस में आपको सॉरी ये काम उल्टा हो गया, 1 मिनट, इसको इस तरह से, अब सही है, 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है, ठीक है ना। ये केस है टेट्रा डायनेमस का, ठीक है ना। ओके, अब मैं पहले वाले डायग्राम को देखा तो मुझे ये ध्यान में आया, ठीक है, करेक्ट। तो डाई डायनेमस और टेट्रा डायनेमस क्लियर हो। तो आइसो में क्या था, सबकी लेंथ बराबर थी। हेट्रो में क्या था, अनइक्वल थी। हेट्रो को 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग कौन कौन से थे, डाई डायनेमस और शाबाश टेट्रा डायनेमस, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आपको देखो अब एक टर्म आती है बच्चों, कोहेशन। कोहेशन एक टर्म है, देखो अपने आप में एक टर्म है कोहेशन। कोहेशन टर्म का मतलब है कि स्टेमन्स फ्यूज्ड सिचुएशन में है, ठीक है। कोहेशन का मतलब कि जो स्टेमन है वो किस फॉर्म में है, स्टेमन्स आर इन फ्यूज्ड फॉर्म। जब स्टेमन फ्यूज्ड फॉर्म में है तब अपन जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है, कोहेशन, ठीक है ना। तो कोहेशन टर्म समझ आ गई। अब ये कई तरह का फ्यूजन होता है बेटा, यानी कोहेशन का मतलब क्या था कि स्टेमन की फ्यूज्ड फॉर्म। अब ये जो कोहेशन है वो कई तरह का होता है। तो एंड्रोसियम का कोहेशन हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो वो जो है वो आपका जो है 3 तरह का मेनली होता है। एक होता है एडल्फस, एक होता है बेटा एंथ्रस, ऐसे बोलते हैं जिनेसियस, और एक होता है बेटा सिनेंड्रस। ये 3 टर्म, ठीक है। सबसे पहले एडल्फस की बात करें। एडल्फस में क्या होगा कि स्टेमन फ्यूज्ड होगा, सॉरी फिलामेंट फ्यूज होंगे और एंथर फ्री होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारे फिलामेंट है जो फ्यूज्ड है और इन सबके एंथर देखो इस तरह से फ्री है। एंथर फ्री है और फिलामेंट सारे फ्यूज्ड है। फिलामेंट फ्यूज्ड है और एंथर ऊपर से फ्री है। इस तरह की कंडीशन क्या होती है, एडल्फस होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। एडल्फस में क्या पढ़ा आपने, एडल्फस का मतलब है कि फिलामेंट फ्यूज हैं और एंथर क्या है, फ्री है। बात क्लियर हुई। अब ये जो केस है बेटा, ये 3 तरह का केस है, ठीक है। क्या है देखो, एक आता है मोनो एडल्फस, कि सारे फिलामेंट फ्यूज होकर एक बंडल बना रहे, एक ग्रुप बना रहे, एक ग्रुप,
एक ग्रुप बना है फ्यूज होने के बाद, ठीक है। डाई एडल्फस, डाई मतलब दो, यानी दो ग्रुप बने हैं, जितने भी स्टेमन है उनके दो ग्रुप बने हैं। और एक आता है पोली एडल्फस। पोली एडल्फस का मतलब कि बहुत सारे ग्रुप बने हैं, ठीक है ना, मैनी ग्रुप। चलिए बात को समझिएगा। मोनो एडल्फस मतलब फिलामेंट का फ्यूजन इस तरह से हुआ कि एक ही ग्रुप में सारे एंड्रोसियम आ गए। डाई एडल्फस का मतलब कि दो ग्रुप बन गए फ्यूजन के। और पॉली एडल्फस का मतलब कि बहुत सारे ऐसे फ्यूजन के बंडल बने हुए हैं। समझ आ गई बात। अब इसका एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल में ध्यान रखना, सोय फ्लावर, इसका एग्जांपल है पी। पी में 1+9 की अरेंजमेंट होती है। देखो दो बंडल बन गए, एक 9 का है और एक 1 का है। 9 एक साथ है और एक साथ है, एक अलग है और 9 एक साथ जुड़कर अलग हो गए और एक अलग रह गए, तो दो बंडल बन गए ना। और पॉली एडल्फस का एग्जांपल होता है सिट्रस। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ। तो एडल्फस बताओ मुझे तो क्या होता है, एडल्फस का मतलब क्या होता है बताओ। एडल्फस का मतलब है कि फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री है, डायग्राम में दिख रहा है ऊपर। फिर क्या हुआ कि अगर इस फ्यूजन से एक बंडल बनता है, ठीक है, क्या बनता है एक बंडल बनता है, तो इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। और इसका एग्जांपल है क्या, बस सोय फ्लावर। डाई एडल्फस में कितने ग्रुप बने, दो, पी। और पॉली एडल्फस का मतलब बहुत सारे, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिट्रस। अब आता है सीन एंथ्रस। सीन मतलब फ्यूजन, एंथ्रस मतलब एंथर, इसको नाम से कर देना। तो देखो क्या होगा इसमें, ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट रहेंगे फ्री, पहले का ऑपोजिट होगा। रफ सा डायग्राम बना देना। और जो एंथर है वो है फ्यूज्ड। फिलामेंट फ्री है और एंथर सारे क्या है, फ्यूज्ड है। पहले वाले में क्या था, एडल्फस में क्या था, फिलामेंट फ्यूज थे और एंथर फ्री थे। यहां पर क्या है, फिलामेंट फ्री है और एंथर फ्यूज्ड है। समझ आ गया एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देंगे डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। दो तरह का होता है ना, एक रे फ्लोरेट होता है और एक डिस्क फ्लोरेट होता है। और एक इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप एजीरेटर, ये इसके एग्जांपल, ठीक है भैया। बात समझ आएगी नहीं बताओ। सिनेंथ्रस और सिनजेनेसियस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आता है सिनएंड्रस। सिन मतलब फ्यूजन, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, कि भाई पूरा एंड्रोसियम ही फ्यूज्ड है, मतलब फिलामेंट एंड एंथर दोनों फ्यूज्ड हैं, बोथ आर फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज्ड हैं, फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज्ड हैं, तो इसे बोलते हैं सिन एंड्रस। एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, सिन मतलब यूनाइटेड, पूरा एंड्रोसियम ही यूनाइटेड है। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप कुकुरबिटा, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट इसी के अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर हुई। तो ये मैंने एक कोहेशन आपको सिखाया है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपको एक और टर्म बताते हैं। फिलामेंट के साथ एंथर कैसे लगा हुआ है, इसकी भी मॉर्फोलॉजी आपको सिखाते हैं। तो ये जो होता है बेटा, एक तो होता है बेसी फिक्स्ड, एक होता है एडनेट, एक होता है डॉर्सी फिक्स्ड, और एक होता है वर्सेटाइल। ये अरेंजमेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिलामेंट के साथ एंथर कैसे लगा हुआ है इसकी अरेंजमेंट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बेसिक फिक्स देखिए, ये एंथर है और ये इसका बेस है, तो फिलामेंट यहां बेस में लगा हुआ है, ये बेस है किसका, एंथर का। तो एंथर के बेस के साथ ये फिलामेंट लगा हुआ है, दैट इज बेसिक फिक्स्ड। नाम से हो जाएगा तो बेसिक फिक्स्ड, यानी बेस के साथ लगा हुआ है। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक। अब एडनेट देखो, ये एंथर है
ये एंथर का एंटीरियर एंड मानो और ये पोस्टीरियर एंड मानो, ठीक है। या यूं मान लीजिए कि ये टिप मान लीजिए और ये बेस मान लीजिए, ये टिप हो गया और ये बेस मान लीजिए, यूं मान लीजिए, ठीक है। यही हुआ ना। तो जो अपना फिलामेंट है वो बेस से लेकर टिप तक होगा, ऐसे बेस से लेकर टिप तक होगा। कौन? फिलामेंट। नीचे से ऊपर तक होगा, दैट इज एडनेट। बात समझ आई कि नहीं आई? पहले बताओ बेसी फिक्स्ड में क्या था। बेसी फिक्स्ड में क्या था कि जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस में लगा हुआ है। बात समझ आ गई? इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, धतूरा है, रेडिस है, मस्टर्ड है। समझ आया एकदम अच्छे से? ठीक है ना। और ये जो आपका एडनेट है इसमें बेस से लेके टिप तक पूरा का पूरा इस तरह से फिलामेंट ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना। ये एडनेट तरह की अरेंजमेंट होगी। इसका माइसीलिया है, मैग्नोलिया है, ये एग्जांपल है। डोसीफिक्स्ड, डोसीफिक्स्ड क्या हो गया? देखो कि जैसे बच्चों ये एंकर है, इस तरह से बनाना, और ये इसका बैक में सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है और यहां पर ये फिलामेंट लगा हुआ है। यानी बताओ डोसीफिक्स्ड में फिलामेंट कहां लगा होगा? एंथर के बैक साइड के सेंटर में लगा होता है, इस तरह से फिक्स सेंटर में, इस तरह से। करेक्ट? तो ये आपका हो गया डोसीफिक्स्ड। इसका एग्जांपल है पेसिफ्लावर। अब आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? फ्री रहता है, ये फ्री फॉर्म रहता है, फ्री फॉर्म में रहता है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका एंथर है, तो एनी पॉइंट सेंटर में नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा बैक साइड पर, लेकिन वो नॉट इन सेंटर पोजीशन, ठीक है ना। फ्री फॉर्म है और फिलामेंट अटैच होगा नॉट इन सेंटर पोजीशन, वो सेंटर पोजीशन में अटैच नहीं होगा, अदर देन सेंटर पोजीशन वो अटैच होगा, सेंटर पोजीशन के अलावा और कहीं अटैच होगा। दैट इज वर्सेटाइल, मूव करता रहता है ना। ज्यादातर एनिमोफिली जिनमें होती है, एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनमें इस तरह की कंडीशन होती है। वर्सेटाइल एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होती है भाई? एयर पॉलिनेशन। करेक्ट? तो बताइए ये सारी अरेंजमेंट समझ आई? बेसी फिक्स्ड का जो एग्जांपल है वो आपको मैं दे देता हूं। देखो धतूरा और मस्टर्ड, ये याद रख लो, दो इंपॉर्टेंट है। एडनेट का एग्जांपल याद रख लो, माइसीलिया और मैग्नोलिया। डोसीफिक्स्ड का एग्जांपल याद रख लो आप, पेसिफ्लावर, पेसिफ्लावर। और वर्सेटाइल का एग्जांपल आप याद रखो, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप लिख लो, देखो यहां आप लिख लो, वीट हो गया, ठीक है, ग्रासेज हो गया, मेज। ज्यादातर मोनोकोट्स में ऐसी सिचुएशन होती है, मोनोकोट्स के अंदर। करेक्ट? बात समझ आई कि नहीं आई बताइए आपको एकदम अच्छे से? तो ये बेटा कुछ एंड्रोसियन के रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट थे, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक एंथर का डिसेंस भी आ जाता है इसमें। एंथर डिसेंस का मतलब समझते हो? टर्म आया था कभी? एंथर डिसेंस का मतलब होता है बेटा कि जो एंथर है, यानी जो उसके पोलन सेक है, वो ब्रेक होंगे और वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। एंथर का ब्रेक होकर पोलन ग्रेन का रिलीज होना एंथर डिसेंस कहलाता है। अब ये किस डायरेक्शन से जो है वो रिलीज होंगे? ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इस तरह से, ट्रांसवर्स हो सकता है, पोरस हो सकता है, वाल्व्यूलर हो सकता है। तो एंथर का जो डिसेंस है वो कितने तरीके से हो सकता है? इसका मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन का रिलीज होना, पोलन ग्रेन का रिलीज होना। तो वो लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, पोरस भी हो सकता है और वाल्व्यूलर भी हो सकता है। अभी क्या होता है देखो, इस तरह से अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। देखो
इस तरह से। तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब यहां से डिसेंस होना, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब इस डायरेक्शन से यहां से डिसेंस होना, दैट इज ट्रांसवर्स, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स हो गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। पोरस, यहां पर क्या होता है, टिप पर पोर होते हैं इस तरह से, ये पोरस हो गया, पोर से होगा। और वाल्व्यूलर, एंथर की जो पूरी एंटायर वाल जो है, यानी वाल्व्यूलर ये होगा कि भाई कहीं से भी वॉल से इस तरह से, तो ये वाल्व्यूलर जो एंथर की वॉल से होता है। बात समझ आई एकदम अच्छे से, वॉल के जो चारों तरफ पोर होते हैं उनसे। तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बताया ये, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का पार्ट है, तो ये वहां पर देखेंगे, ये मॉर्फो में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज एस्टिवेशन पढ़ लिया, एंड्रोसियम देख लिया, कल आप ऑनलाइन क्लास के ड्यूरिंग अपने ढेर सारे डाउट पूछेंगे, उससे पहले आप अच्छे से वीडियो लेक्चर सुनेंगे और अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।